नमस्कार साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग साइंस के अगले सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, लाइट हम लोग चल रहे हैं और लाइट में बहुत सारी बातें आपको पिछले वीडियोज में बताई जा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश से संबंधित आज ये वीडियोज है जिसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, बीएसएससी सीजीएल 3 और बिहार बीपीएससी मतलब बीपीएससी, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, जेपीएससी हो, जो भी हो, उन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियोज होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको एक वीडियोज मिलते हैं, तो उन वीडियोज को देखना ना भूलें। प्रतिदिन आप एक वीडियो जरूर देखें। प्रतिदिन आपको इन सारे एग्जामों को मद्देनजर में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में फायदे पहुंचाएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास। देखने में तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ पढ़ा हुआ ही है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपको 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चकराने लगता है। उन सारे बातों को दूर करने के लिए आज हम लोग छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन रहते हैं एग्जाम में, उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको स्किप न करें, शुरू से अंत तक वीडियोज को जरूर देखें, बहुत कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। इसमें पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब 6 तरीके से अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु को रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब हर स्थिति में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार के और जो है अलग अलग तरह से बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उन 6 कंडीशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल पर लगातार बने रहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। यहां पर दिया हुआ है अवतल दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब। थोड़ा सा यदि हम इसको और जूम आउट करें तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। ये देखिए, अवतल दर्पण। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब। इसमें पहला स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। हमने बताया आपको कि 6 स्थिति आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे और उन 6 स्थिति से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को हमने अटेंड करने का प्रयास किया है। यहां पर दिया हुआ है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप जानिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, तो धंसा हुआ होता है। देखिए, इधर जिधर चिकना है वो परावर्तक सतह है और इधर पेंट किया हुआ है ना। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस यहां पर देखिए, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है और ध्रुव क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा हमने पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो ये है फोकस और ये है ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव। ये दर्पण का ध्रुव हुआ और ये दर्पण का फोकस हुआ। तो जब वस्तु, देखिए, जो प्रतिबिंब बनेगा, हमने आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये इसको जो है हम लोग डॉट डॉट रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो जहां पर आपको प्रतिबिंब देखिए ए डैश बी डैश यहां पर दर्शा रहा है, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है और ए बी जो है, ए बी जो है बीम है, बीम मीन्स वस्तु। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब को दर्शाएगा। शुरू से अंत तक आप याद रखिएगा, डॉट 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 रेखा से जो दर्शाया जाएगा वो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ए बी से जो दर्शाया जाएगा वो होगा बीम मतलब वस्तु। तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। देखिए, वस्तु इतना छोटा है जबकि इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। सीधा कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है,
जब प्रतिबिंब नीचे बनता तो उसको हम लोग कहते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं? उल्टा। तो यहां पर दिया हुआ है कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव P के बीच स्थित है। देखिए, अवतल दर्पण के फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित है AB रहती है, तब प्रतिबिंब A डैश B डैश, देखिए प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है, तो प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे की ओर बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे की ओर। और ये चित्र 1.18 में दर्शाया गया है। इस चित्र का संख्या है कि 1.8 है, ये चित्र 18 है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक है, मतलब आभासी, जिसको वर्चुअल कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सीधा बनता है, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब भी बना है, सीधा बनता है। और आवर्धित कहने का मतलब क्या हुआ? मैग्नीफाइड, वस्तु से बड़ा। जब वस्तु इतना छोटा है तो उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो समझिए कि वो आवर्धित प्रतिबिंब बना। मतलब जब वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बना, तो प्रतिबिंब की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का लंबाई जो है, ऊंचाई जो है काफी अधिक है, इसलिए इसको आवर्धित प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चलिए, ये जरूर याद रखिएगा। तो जब अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक या आभासी जिसको कहें, और सीधा बनता है। चलिए, ये पहला था, जब पहली स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति में देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर, देखिए यहां ये है फोकस, इसका प्रतिबिंब नहीं दिखाया गया, कहां बन रहा है? तो याद रखिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक बनेगा। क्योंकि यहां पर डॉट रेखा द्वारा नहीं दर्शाया गया है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए यहां पर, अब कहां ये प्रतिबिंब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है, ए बी हम लोग वस्तु को माने हैं, बिंब को, तो जितना बड़ा वस्तु उससे कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये भी समझ गए। चलिए, दूसरी स्थिति। पहला स्थिति हम लोग जाने कि जब अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत ही बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब इसका नीचे बनेगा, नीचे, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? उल्टा। चलिए, दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु, यहां पर देखिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? हमने पिछली वीडियोज में आपको चर्चा किया था कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जब कोई वस्तु खोखला गोला होता है तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण है और इसका केंद्र जो होगा उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसे डिटेल से हम बताए हैं पिछली वीडियोज में, जरूर जाकर देखिए। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, कहां? वक्रता केंद्र। देखिए, ए है वक्रता केंद्र और ए है फोकस। जब इन दोनों के बीच स्थित जब कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। अब देखिए, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो उल्टा बना है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए, ये वक्रता केंद्र हुआ और ये अनंत है। अनंत मतलब कहां तक जाएगा ये कोई पता नहीं। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा। याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए,
ये थे तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है मैक्सिमम 4-5 तरीके से जो रखे जाते हैं अवतल दर्पण में वस्तु और उसका जो प्रतिबिंब बनता है, इन सारे को डिटेल से पूछा जाता है आपको वनडे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कहा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि बीएसएससी में नहीं पूछा तो अगले एग्जाम में नहीं पूछेगा, बीपीएससी में नहीं पूछा तो अगले एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कब क्या पूछे ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हर तरह से आप हर मोर्चे को तैयार रखिए, है ना, और हमारी चरितार्थ को आप हमारी बात को चरितार्थ करते रहिए। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। मतलब जितने स्टडी करिएगा कन्फ्यूजन पैदा होगा और जितने कम पढ़िएगा उतने कम कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कम पढ़ने से तो काम चलने वाला नहीं है। चलिए, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, देखिए यह है वक्रता केंद्र, यहाँ है, यह है वक्रता केंद्र, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र पर ही बना हुआ है नीचे की ओर, तो उल्टा हो गया। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए, चौथा कंडीशन हम लोग देख लिए। पांचवें कंडीशन की ओर अग्रसर होते हैं। कहता है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, कहां, जब वस्तु अनंत पर, जैसे ये अवतल दर्पण है और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जब कहता है वस्तु अनंत है और यहाँ ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव हो गया, मान लेते हैं, है ना, मान लेते क्या कि है ये, तो ये ध्रुव हो गया, तो ये हो गया फोकस जिसको एफ कहते हैं, वक्रता केंद्र जिसको सी कहते हैं, और ये हो गया अनंत। तो जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, मतलब यहां पर जब कोई वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए, इसके लिए हमने फिगर भी लाया है आपके लिए। तो देखिए यहां पर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ए डैश बी डैश। यहां पर देख सकते हैं प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश द्वारा, हम लोग शुरू में ही जाने कि प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वाइस वर्सा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन जब वस्तु, देखिए इसी का उल्टा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा है लेकिन उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो वाइस वर्सा, ये दोनों को याद रखिएगा। दो बात याद हो गया हम लोग कि जब वस्तु यहां स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, यही हो गया। लेकिन जब इसी का वाइस वर्सा पूछ दे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ये थे चौथा कंडीशन। चलिए अब हम लोग देखेंगे पांचवा कंडीशन। छठा कंडीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। छठा कंडीशन और ये लास्ट कंडीशन है। 6 कंडीशन में ही अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, ये सारे बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं। केवल एक स्थिति में कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, जो पहले कंडीशन में हम लोग देखे। कैसा बना, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये देखें। चलिए, यहां है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब अनंत पर स्थित होगा वस्तु, मान ली कि यहां वस्तु स्थित है यहां अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। देखिए 2 का उल्टा हो गया। हम लोग पहला उल्टा जाने
कि जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। अब हम लोग देखे थे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर स्थित होता था तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। तो यहाँ जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर उन्हें अनंत दूरी पर स्थित माना जाता है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य कितना दूर हम लोग से है ये हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं से आने वाली किरणें समानांतर होती है। कैसा होती है? समांतर होती है। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, देखिए आपतित हो रहा है, और आपतित किरण क्या होता है ये बताया भी आपको, और परावर्तित किरण क्या होता है ये भी बताया आपको, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है ये भी बताए हैं। यदि इन सारी बात को आप नहीं जानते तो मेरे पिछली वीडियोज को जाकर जरूर देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे। तो चंद्रमा, सूर्य आदि जैसे वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर उन्हें अनंत दूरी पर स्थित माना जाता है। ऐसी वस्तुओं से आने वाली किरणें समांतर होती है। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर एक बिंदु पर मिलती है। देखिए, फोकस पर एक बिंदु पर मिली, आई, लौटी, और यहां से ये आकर के मिल गया। तो कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब a', b' वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जितना बड़ा होगा, अब देखिए कितना बड़ा वस्तु होगा, अनंत पर स्थित है, और इसका प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, a', b', तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा। और जब वस्तु फोकस पर स्थित होता था तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। कैसा बनता था? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा। हम लोग देखे भी थे कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता था, मतलब जितनी वस्तु की लंबाई थी उससे कई गुना अधिक। तो दोनों कंडीशन देखिए, तीन कंडीशन हम आपको पढ़ाए। 3 यदि आपको याद है तो 3 आप याद कर सकते हैं, है ना? क्या 3? कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ये हुआ। इसका जब उल्टा कहें कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, है ना? फोकस पर स्थित है तो वास्तविक उल्टा बन रहा है लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा। लेकिन जब अनंत पर स्थित है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। कहां बनता है? फोकस पर। इसका ये दोनों का उल्टा हो गया। तो 2 उल्टा आप समझ गए, एक शुरू में समझ गए। तो इन 5 और 6 टॉपिक को आप समझ गए, मुझे पूर्ण उम्मीद है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करने से कुछ आपका जाने वाला नहीं है। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे अंदर इतना ऊर्जा का उत्साह होता है, लगता है कि मैं कितना वीडियोज बना के आपके लिए डाल दूं ताकि आपको कोई परेशानी क्रिएट नहीं हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना योगदान जरूर करिए। चलिए आगे सीखते हैं, अगली बातें क्या है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, हम आपको इसको समझाएंगे भी। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है। यह है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। यह है उत्तल दर्पण, और यह है अवतल। देखिए यहां पर दिया हुआ है, हम आपको समझाएंगे। ये भी प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। मतलब कोई वस्तु इधर रखेगा अब उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब इसका इधर बनता है, और अवतल दर्पण में इधर जब कोई वस्तु रखी रहती है तो कभी वस्तु का प्रतिबिंब इधर भी बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रतिबिंब इधर ही बनता है ना? तो देखिए, जब आप 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब नियामक ज्यामिति, तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि ये जो है ये 2 एक्सिस है, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। ये एक्स है, एक्स डैश है, थोड़ा सा मिटार लें। ये है एक्स एक्सिस, ये है बाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्स डैश, ये इसको कहते हैं बाई डैश।
यहां से यदि हम इधर दाहिने चले तो धनात्मक चिन्ह होता था, यहां से यदि इधर चले तो ऋणात्मक चिन्ह होता था, यहां से यदि ऊपर की ओर बढ़े तो धनात्मक, और यहां से यदि नीचे की ओर चले तो ऋणात्मक। ये बात आप समझते होंगे। मतलब इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना था। चलिए अब हम लोग बताएं कि ए है कौन, मान लीजिए ए है अवतल दर्पण, ठीक है। ए है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। परावर्तक मतलब जिधर कोई वस्तु का प्रतिबिंब हम देख सके। इधर लेप किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो देखिए इधर देखेंगे, इधर तो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि चमकीला पार्ट जो है, चिकनी पार्ट इधर है। तो जब उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक और आभासी बनता है, ये याद रखिएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन को हम लोग मान्य करते हैं। मतलब जब वस्तु देखिएगा 6 कंडीशन हमने आपको पढ़ाया, उसमें से एक कंडीशन सिर्फ आपको बताए थे कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तविक काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता था। ये हमने बताया था आपको। तो मैक्सिमम प्रतिबिंब इधरे बनता है अवतल दर्पण में। तो अब यहां पर हम समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, थोड़ा सा और इसको हम जूम इन करें। चलिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है इधर होता है, तो हमने आपको बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान करके इधर ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये दोनों ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक मान की ओर है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है दाहिने तरफ होती है। तो अभी हमने बताया क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अनुसार कि इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक, दोनों का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन जब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होता है, याद रखिएगा। और कैसे होता है ये हमने आपको समझा दिया। अब एग्जामिनेशन में हॉल में आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, और दर्पण सूत्र हम लोग देखेंगे क्या, यहां पर ले लेते हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ होता है। अब ये देखिए P है, P मीन्स पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो यहां पर दिया हुआ है कि ध्रुव P से O दूरी मतलब यो पोल को वस्तु की दूरी क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, इसे U से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, U से। मतलब ध्रुव P से वस्तु O की दूरी, थोड़ा सा और हम इसको समझने के लिए यहां पर ले लें। चलिए अब आप समझ जाएंगे। यहां पर दिया हुआ है, देखिए 2 दर्पण दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो कहता है कि पहला पॉइंट है कि ध्रुव P, देखिए P ध्रुव है, से वस्तु O, ये है वस्तु O की दूरी को वस्तु दूरी या बीम दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है और इसे U से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग समझेंगे कि ध्रुव P से, ध्रुव P हो गया, ये हो गया P ध्रुव, ध्रुव P से दर्पण के फोकस, ये हो गया दर्पण का फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे F से डिनोट करते हैं। ये भी समझ गए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो पढ़े नहीं, दूसरा पढ़ लेते हैं कि ध्रुव P से
प्रतिबिंब आई की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई, ये देखिए ध्रुव P से, और ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब आई की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस कहते हैं, और इसे V से डिनोट करते हैं। मतलब जो वस्तु रहेगी तो उसको ध्रुव से वो जितनी दूरी रहेगी उसको U से डिनोट करेंगे, और जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी रहेगा उसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, मतलब उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। फिर चलिए चौथा पॉइंट, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र, यह है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। कैसे, जब इसको हम ऐसे गोल घुमा दें तो देखिए ध्रुव हो गया, गोलीय दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव और ये परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहां वक्रता त्रिज्या हो गया। तो ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। क्या से, R से डिनोट करते हैं। ये हमने आपको क्यों बताया, तो U हो गया वस्तु की दूरी, V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, F हो गया फोकस दूरी, और R हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए क्यों इतना समझाए हम आपको, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन दर्पण फॉर्मूला है तो क्या बताएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, दर्पण फॉर्मूला है। यहीं पर यदि आपको लेंस फॉर्मूला दे दे तो वो कहता है कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। तो माइनस में जब रहेगा तो उसको लेंस फॉर्मूला कहेंगे, और जब इन दोनों के बीच प्लस का साइन रहे, प्लस वाला फॉर्मूला रहे, तो उसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र अब हम लोग समझ गए कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। तो दर्पण सूत्र याद रखिएगा, जहां U क्या है, V क्या है, F क्या है, इस सारी बातें हमने पिछले अभी चर्चा किया है। फिर देखिए, फिर हम लोग जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, दर्पण की फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण है और यह फोकस दूरी, ये है वक्रता केंद्र, या इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी EF है और ER है। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए आधा है, यहां से जब हम इसको दो पार्ट में बांटें तो एक पार्ट पर है फोकस, जबकि इससे दुगने डिस्टेंस पर है R, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब R जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, मतलब 2 गुने F। ये भी याद रखिएगा, ये भी रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण की फोकस दूरी की दुगनी, और दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए ये समझ गए। तो यहां पर यह फॉर्मूला क्या दे दिया गया, तो देखिए हम 1 मतलब F बराबर हम कह सकते हैं R/2 है ना, या हम R बराबर 2F भी कह सकते हैं। तो इसको हम यदि ऐसे करें उल्टा कि 2F बराबर R होगा कि नहीं, R होगा। तो यदि हम इसको कहें कि यहां पर ले लें कि अचल अचल को एक साथ और चर चर को एक साथ, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/F बराबर हम लिख सकते हैं, यदि यहीं से हम रिलेशन खोजें कि F बराबर R/2 होता है, यदि यहीं से हम रिलेशन खोजें कि 1 इसको F करें तो इसको हम 2/R कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोकस को उल्टा किया गया, तो इसको भी हम उल्टा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो 2/R, तो वही रिलेशन यहां पर दिया हुआ है, ये घबराइएगा नहीं कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, या 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R भी दे दे तो आपको दर्पण फॉर्मूला ही बोलना है, क्योंकि 2/R बराबर 1/F होता है ना।
तो याद रखिएगा दर्पण फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे साइंस के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट फायदे पहुंचाएंगे। चलिए, तो यदि आपको बहुत सारी बातें, ये सारी बातें समझ में आपको आई है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, इतना जरूर कोऑपरेट करिए चैनल को। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।